आज हम लोग विवेचना पढ़ेंगे। विवेचना को ही अन्वेषण कहते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। कभी कभी चीजें आ जाती है कि विवेचना लोग तो समझ पाते हैं, उसी को अन्वेषण कह दें तो सोचते हैं कि दूसरी बात है, इन्वेस्टिगेशन कह दें तो दूसरी बात है, अनुसंधान कह दें तो लोग समझ नहीं पाते हैं। आज चूंकि आपके लिए तो और कठिन चीजें हैं, तो आज हम लोग विवेचना के बारे में पढ़ेंगे। पुलिस का मुख्य कार्य है एफआईआर दर्ज करना और एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब विवेचना करना। अब विवेचना क्या है, प्रश्न उठता है ना। जैसे एफआईआर लोग पूछते हैं कि एफआईआर क्या है, एफआईआर कौन दर्ज करा सकता है। इसी तरीके से विवेचना के बारे में भी लोगों के प्रश्न हैं कि विवेचना क्या है, विवेचना कौन कर सकता है। बेसिकली रूप से जो है विवेचना एक खोज है, अनुसंधान है, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। ये आपकी बुद्धि के ऊपर है। आपकी बुद्धि जितनी ही दक्ष है उतना ही आप अच्छे तरीके से अनुसंधान करेंगे, खोज करेंगे। पढ़ाने में एक सामान्य तरीका बताया जाता है, कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को जो है नाप ले। एक ही चीज को, एक ही खोज को कोई 4 कदम चलता है, कोई 8 कदम चलता है, कोई 10 कदम चलता है। जरूरी नहीं है कि आप बैठे हैं तो आप लोगों से हम ज्यादा जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सके इसमें कई ऐसे लड़के हैं जो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, ठीक ना, उनका विवेक हमसे ज्यादा हो। लेकिन ये विवेचना एक खोज है, अनुसंधान है, लोगों को, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का ये है। इससे पुलिस की छवि सुधरती है। पीड़ित आदमी थाने पर आता है, मुकदमा लिखाता है। अब इसमें मुकदमा 2 प्रकार की होती है, मुकदमा सच्ची भी लिखी जाती है और मुकदमा झूठी भी लिखी जाती है। अब इसका विश्लेषण करना बहुत उचित नहीं है कि किस कारण सही लिखी जाती है, किस कारण गलत लिखी जाती है। कभी कभी न्यायालय से भी सही मुकदमा लिखने का आदेश होता है, कभी गलत लिखने का आदेश होता है। हमारे YouTube पर जब मैं एफआईआर पढ़ाया हूं तो उसमें तमाम लोग कमेंट करते हैं, कुछ गलत भी कमेंट करते हैं कि नहीं सर, पुलिस मुकदमा नहीं लिखती, पुलिस झूठी लिखती है, पुलिस। हम इससे इनकार नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा साफ पाक हूं या मेरा विभाग साफ पाक है कि नहीं, हम एकदम सत्य ही करते हैं। अगर हम सत्य करते या सत्य इन्वेस्टिगेशन करते तो सारे मुकदमों में सजा होता। अगर हमारा इतना मानक रहता। और दूसरी चीज, विवेचना की जो हम लोग केस डायरी लिखते हैं, इसका लीगल तौर पर विधिक रूप से ये न्यायालय में साक्ष्य के रूप में शून्य माना जाता है। हमारी गाइडलाइन रहती है, हम विवेचना भी करते हैं, लेकिन ये कहें कि ये माना जाएगा हमारी विवेचना, ऐसा नहीं है। हम जो विवेचना करते हैं ये विवेचना न्यायालय में जाती है, केस डायरी जाती है, विवेचना केस डायरी पर काटा जाता है। आज हम ये चैप्टर चूंकि बड़ा है, आज हम इसको
क्लास के रूप में समझाने का प्रयास करेंगे। ये 174 तक हम लोग पढ़े थे एनसीआर पंजीकृत करना, 173 में एफआईआर पढ़े थे, 174 में एनसीआर पढ़े थे और 175 में हम लोग अन्वेषण करने की शक्ति। कोई भी आपसे पूछेगा कि भाई आपको विवेचना करने की शक्ति कहां से मिली, तो सारा प्रोसीजर आपके कानून के किताब में है। तो ये अन्वेषण करने की शक्ति हमको धारा 175 देती है, संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। अब ये धारा हमको देती है कि कोई भी संज्ञेय अपराध अगर पंजीकृत होता है तो आप बिना किसी न्यायालय के आदेश के आप उसकी विवेचना, इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान, तफ्तीश आप कर सकते हैं या करेंगे। कर सकते हैं नहीं, करेंगे। अब ये हमको 175 ने अधिकार दे दिया। अब इसमें 4 पॉइंट है। कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है। ये पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा पॉइंट, किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि मामला ऐसा था और ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था। जैसे एक मुकदमा पंजीकृत हो गया, गमन का मुकदमा पंजीकृत हो गया, तो वो गमन की मुकदमा सब इंस्पेक्टर भी कर सकता है, इंस्पेक्टर भी करते हैं, डिप्टी एसपी भी करते हैं। तो ये कहीं प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि एक गमन का मुकदमा डिप्टी एसपी साहब कर रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर को नहीं करना चाहिए, या एचसीपी अब तो खत्म हो गया है। हम लोगों के विभाग में एक हेड कांस्टेबल प्रोन्नत होते थे, छोटे मामलों का विवेचना करने का उनको भी अधिकार प्राप्त था। तो ये धारा कहती है, पॉइंट कहता है 175 का 2 कि किस अधिकारी द्वारा विवेचना किया गया, ये आप प्रश्नगत नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, धारा 210 के अधीन सशक्त मजिस्ट्रेट धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात ऐसी जांच। अब देखो, जांच हम लोगों को पुराने धाराओं में, पुरानी सीआरपीसी में पुलिस को इंक्वायरी का कोई अधिकार नहीं था। एफआईआर दर्ज करने से पहले पुराने कानून में हमको इंक्वायरी का अधिकार केवल पंचायतनामा भरने में था। पंचायतनामा का अलग क्लास है, भरने का तरीका हम बताएंगे कि पंचायतनामा भर। पुलिस में एक बड़ी विडंबना है, सब इंस्पेक्टर भर के आते हैं पंचायतनामा, कहते हैं कि पीएम भर के आए। क्या भर के आए हैं? बोल नहीं रहे हो तुम लोग। पीएम कौन भरता है? पीएम डॉक्टर करता है, लेकिन बताते क्या है? पीएम भर के आए हैं। तो अब आप इसको समझ लेना कि नहीं, इसको अपनी भाषा में कभी नहीं कहना है इस तरह की चीजें, नहीं सामने वाला आपके बारे में गलत सोचता है। जानकार आदमी अगर कहोगे कि हम पीएम भर के आए हैं तो वो सोचेगा कि पुलिस वालों को जानकारी, ऐसा सुनने को हम लोग को मिलता है। जो हम लोग देखते हैं तो लोग कहते हैं कि पीएम भर के आए हैं, तो पीएम भरने का अधिकार डॉक्टर तो है, पुलिस क्या भरती है? पंचायत। और जब पंचायतनामा भरती है तो वो इंक्वायरी करती है, खोज करती है। खोज की अगर कहीं डेड बॉडी पड़ी है, कहीं कोई फांसी पर लगा के आत्महत्या किया है, तो बेंच कितना दूरी पर है, कितने दूरी पर उसका बेड है, कितना दरवाजा है, दरवाजा बंद है कि खुला है,
मोबाइल इसका कहाँ है, मोबाइल पे क्या सर्च किया है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम लोग अगर जाके मोबाइल उसका देखते हैं तो सुसाइड से पहले मोबाइल की एक्टिविटी से यह पता चलता है कि उसके मन में क्या चल रहा था। तो यही चीजों को खोज करना है। जैसे लूट हो गई, अज्ञात लूट हो गई, आप कुछ नहीं जानते हैं, कोई व्यक्ति गया थाने पर लिखा दिया कि मेरे साथ लूट हो गई, कौन लूटा, कैसे था, कौन कहां से आ रहे थे, कैसे क्या, कुछ पता नहीं है, आपको लूट खोलना है, तो ये खोज ही ना हो गया। ये तो खोज ही ना है कि कुछ पता नहीं है और उसको खोज के मुलजिम को निकालना है और लूट का माल रिकवर करना है। तो आप जो है समझ में आए, पूर्वोक्त के तरह अन्वेषण का आदेश देंगे जो है मजिस्ट्रेट महोदय। ये पहले था 156(3) के तहत आदेश होता था, विवेचना का आदेश। अब जो है 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को अन्वेषण करने के लिए आदेश देने की शक्ति है इसमें। जो भी आप जाएंगे कि 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज का आदेश हो गया, अब वो चीजें बदल गई है। अब एक आ गया नया धारा 175(4), ये लोक सेवक के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कर्तव्य के दौरान, ड्यूरिंग ड्यूटी, ये नहीं कि आप छुट्टी पर हैं या आप कहीं नहीं कर्तव्य पर हैं, कर्तव्य के दौरान अगर आपके खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में देता है तो इसका ये प्रावधान बनाया गया है कि पहले उसको विचारण करेंगे, सुनेंगे, पक्षों को सुनेंगे, फिर उसके बाद जो है आपके वरिष्ठ अधिकारी से एक रिपोर्ट लिया जाएगा। उसके बाद अगर लगता है कि आपके द्वारा कोई अपराध किया गया है तब इसमें अभियोग पंजीकृत करने की ऑर्डर पारित किया जाएगा। समझ में आ गया इतना? ये हमको धारा देती है अन्वेषण करने की शक्ति 175। अब आ गया धारा 176, अन्वेषण करने की प्रक्रिया। ठीक ना? अब इसमें दो चीजें हैं, आपको बीएनएसएस भी पढ़ना है और पुलिस रेगुलेशन भी पढ़ना है। लेकिन हमारा कानून जो है बीएनएसएस के अनुसार चलता है, पुलिस रेगुलेशन के अनुसार नहीं चलता है। जो भी न्यायपालिका है वो बीएनएसएस से गवर्न होती है। तो रेगुलेशन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है और बीएनएसएस पूरे भारत के लिए है। अब इसमें धारा 176 अन्वेषण करने की प्रक्रिया। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? अब इसके बाद आपके मन में प्रश्न उठेगा, ठीक ना, कि विवेचना क्या है? प्रश्न उठेगा ना। हर आदमी कोई नई चीज आती है तो आदमी प्रश्न करता है कि भाई विवेचना क्या है। तो विवेचना कोई भी एफआईआर दर्ज होती है, उस एफआईआर दर्ज होने के तत्काल बाद पुलिस द्वारा उस एफआईआर की सत्यता की जांच, किस चीज की जांच? सत्यता की जांच। जैसे एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होना ही पर्याप्त नहीं है कि आप किसी को पकड़ लाएंगे। अभी आप देखे होंगे एक वीडियो चल रहा है गोरखपुर के सांसद जी हैं रविकिशन जी का,
कि झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है, जिससे लोग काफी परेशान हो जाते हैं, परिवार परेशान हो जाता है। तो एक तो पीड़ित लोग पर रहते हैं और दूसरा पक्ष जो है वो पूरी अपनी एनर्जी ताकत दूसरे को गलत फंसाने में लगा रहता है। तो एफआईआर दर्ज हो गया तो आप तत्काल घटना स्थल पे जाएंगे और उसकी सत्यता की जांच करेंगे और उससे संबंधित जो भी कानूनी प्रक्रिया या साक्ष्य कलेक्ट करेंगे, उसे क्या कहते हैं? विवेचना कहते हैं। ये कोई लिखा पढ़ी की चीज नहीं है, ये समझने समझाने की बात है कि भाई आप प्रश्न कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, विवेचना क्या है। तो एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस मौके पर जा करके उस एफआईआर की जांच करेगी, सत्यता की जांच करेगी, खोज करेगी, उससे संबंधित जो भी चीजों को कलेक्ट करेगी, वो क्या है? विवेचना है। समझ में आ रहा है? दूसरा, विवेचना किन मामलों की जाती है? एफआईआर और कोर्ट के आदेश पर एनसीआर की भी। चूंकि एफआईआर दर्ज होती है तो 175 के अनुसार आपको बिना किसी न्यायालय के आदेश के विवेचना करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन जब भी आप 174 के तहत एनसीआर दर्ज करते हैं तो बिना न्यायालय के आदेश के विवेचना आप नहीं कर सकते। तो एनसीआर की विवेचना न्यायालय के आदेश पर करेंगे। विवेचना कौन कौन कर सकता है? विवेचना देखिए, सिपाही और दरोगा के पद में दो ही अंतर है। कानून के अनुसार सिपाही को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार प्राप्त है आप लोगों को? नहीं। बस इतना ही अंतर है पुलिस में। आपको इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है और सब इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार प्राप्त है। बाकी अपराध को रोकना आप भी रोकते हैं, सब इंस्पेक्टर भी रोकते हैं। उससे ऊपर के सारे लोग वही काम करते हैं जो आप करते हैं। अब घटना के अनुसार हो जाता है। अगर वही एक झापड़ जो है सामान्य आदमी को लगता है तो घटना छोटी रहती है, उसमें आप जाते हैं। अब वही झापड़ अगर कहीं विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति को लग जाता है तो उस पर इन्वॉल्व बड़े अधिकारी हो जाते हैं। एक अभी बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का मामला चला था, आप लोग देखे ही। अगर वो सामान्य गांव में चलता तो कोई जानता उसको? तो ये ग्रेविटी हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन भी इसी तरीके का होता है कि अगर सामान्य आदमी का है तो निपट जाता है छोटे में, अगर कोई बड़ा मामला हो जाता है तो उसके गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सब इंस्पेक्टर से ऊपर के अधिकारी को भी विवेचना दी जाती है। अच्छा, कानून में भी है अधिकार। एफआईआर में लिखा गया है कि पुलिस उपाधीक्षक तक विवेचना दिया जाएगा। अब तीसरा बिंदु, विवेचना की कार्ययोजना। कोई भी काम करते हैं तो उसकी कार्ययोजना एक बना लीजिए आसानी के तरीके से। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल के तौर पे एक सूची बना लेते हैं। हर मुकदमों की अलग अलग इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, एक ढर्रा नहीं है। जैसे मारपीट, साधारण मारपीट हुई तो उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका अलग है। अगर अपहरण का मामला है तो उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका अलग है। अगर रोड एक्सीडेंट का मामला है तो उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका अलग है। हत्या का है तो उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका अलग है।
अगर भाड़े पर हत्या, शूटर से हत्या हुई है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका अलग है। नामजद मुकदमा है, उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका अलग है। अज्ञात मुकदमा है, उसका इन्वेस्टिगेशन का तरीका अलग है। तो विवेचना की कार्य योजना बना लेते हैं तो आप कोई चीज छूटता नहीं है विवेचना, क्योंकि ये जब न्यायालय में जाता है तो ये देखा जाता है कि सारी विवेचना की कार्रवाई पूर्ण है अथवा नहीं है। दूसरा, विवेचना की प्रक्रिया धारा 176 बीएनएसएस में दी गई है और पुलिस रेगुलेशन के पैरा 104। ये प्रश्न हो जाएगा पुलिस रेगुलेशन के लिए। कौन सा पैरा है? अरे तेज बोलो, जो सोए हैं वो जग जाए। तो ये 104 पुलिस रेगुलेशन है, ठीक ना। विवेचना के आवश्यक तत्व क्या क्या है, ठीक ना। साधारणतया अभियोग की विवेचना के मुख्य तत्व नकल चिट, एक केस डायरी भी लाए हैं। केस डायरी को दिखाया जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। नकल चिट, नकल रपट, बयान वादी, वादी का मतलब जो सूचना देने वाला है, बयान गवाह, गवाह में 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे चश्मदीद, जैसे बता रहे हैं घटना को देखा, इसको चश्मदीद गवाह कहते हैं। उसके बाद घटना स्थल का निरीक्षण, जहां घटना घटित हुई है, ये महत्वपूर्ण होता है। घटना स्थल का निरीक्षण ये बहुत ही, इसको नक्शा नजरी बनाया जाता है। जैसे दिशा दूरी वाला सवाल पढ़े हो आप लोग ना, कौन सा? रीजनिंग में। तो ये क्या होता है? ये वाला और ये पूरा। तो इसी तरीके से एक पन्ना रहेगा नक्शा नजरी तैयार करने के लिए, और इस पे ऊपर लिखा जाता है नक्शा नजरी, मुकदमा अपराध संख्या, धारा और थाना, ठीक ना। और उसके बाद साइड में ऐसे लाइन क्रॉस करके धन का चिन्ह बना के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम लिख दिया जाता है। अब इसमें चित्र के द्वारा घटना कहां पे घटित हुई, किधर से अपराधी आए, घटना करने के बाद किधर भागे, घटना करते समय जो कौन सी चीजें कहां पे पाई गई। जैसे घटना स्थल के निरीक्षण में जाएंगे तो कहीं चप्पल बरामद होता है, कहीं पे गोली मारने वाला कट्टा बरामद होता है। तो उन चीजों को नक्शा में दर्शाया जाता है। उसके घटना स्थल के पूरब किसका घर है, घटना स्थल के पश्चिम किसका घर है, घटना स्थल के उत्तर किसका घर है, घटना स्थल के दक्षिण किसका घर है, घटना किस गांव में है, घटना स्थल की लैट लॉन्ग क्या है। लैट लॉन्ग उठाना जानते हो? जीपीआरएस कोऑर्डिनेट मोबाइल लाए हो कि नहीं? तो उसमें एक जीपीआरएस कोऑर्डिनेट होता है, सभी लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक ना। तो उसमें तुरंत लैट लॉन्ग आ जाएगा जहां पे हो वहां की। और एक नया एसआईडी जनरेट हो रही है इस साक्ष्य ऐप से। तो ये घटना स्थल की नक्शा नजरी तैयार किया जाता है। ये नक्शा नजरी बनाने का हेड कांस्टेबल को भी अधिकार प्राप्त है। और नीचे जो विवेचक रहेंगे वो अपना हस्ताक्षर करेंगे और दिनांक डालेंगे। कुछ नक्शा नजरियों पर हमने देखा आज तक दिनांक नहीं पड़ा, तो वो उसका लाभ कौन लेता है? मुलजिम लेता है। आप विवेचना में जो गलती करेंगे उसका लाभ मुलजिम को मिलेगा। इसीलिए विवेचना की कार्य योजना तैयार की जाती है। अभियोजन स्वीकृति, ठीक ना। कुछ मामलों की अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होती है, ये बाद में बताएंगे आपको। ये मामला है लोक सेवक। अगर लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा कायम होता है कर्तव्य के दौरान, मुकदमा अगर आपके खिलाफ कायम हो गया तो नियुक्ति प्राधिकारी
जो जिस पद को नियुक्त करने का जिस अधिकारी को अधिकार है, उससे अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही आपके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा, अन्यथा नहीं भेजा जाएगा। दूसरा, आर्म्स एक्ट, अगर कट्टा बरामद करते हैं आप, तो उसमें अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही आप उसमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करेंगे। गैंगस्टर एक्ट है, इसमें अभियोजन स्वीकृति लिया जाता है कप्तान साहब से। और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, ये धारा 196, 299 ये राज्य के विरुद्ध है। धर्म, जात, भाषा के आधार पर जो भड़काऊ भाषण देते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, इन मामलों में अगर 196, 299 और 351 एक पंजीकृत है, तो उसकी मंजूरी राज्य सरकार के मंजूरी के बिना उसमें आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। अगर आप प्रेषित कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से 197, 353(2) और 353(3) में डीएम साहब की अनुमति चाहिए। इसमें बहुत पुलिस फंसती है। नए सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन मिल जाता है और उन्हें जानकारी नहीं रहता है, और उनसे कहा जाता है जल्दी विवेचना खत्म करिए, जल्दी विवेचना खत्म करिए। उसमें जो है बिना अभियोजन स्वीकृति के आरोप पत्र प्रेषित कर देते हैं, और जब न्यायालय में विचारण होता है तो मुलजिम का वकील इसी बिंदु को उठाता है कि इसमें साहब अभियोजन स्वीकृति का प्रावधान है और बिना अभियोजन स्वीकृति के ही इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। विवेचना के दौरान विवेचक के अधिकार क्या होंगे, ठीक ना? विवेचना के दौरान विवेचक को अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से अधिकार उनको प्राप्त है? एक तो संज्ञेय अपराध की विवेचना का अधिकार, एक विवेचना करने की शक्ति 175 के अनुसार, बिना वारंट गिरफ्तारी। ये देखते रहना, ये पूरी बीएनएसएस का निचोड़ है इन्वेस्टिगेशन। इसमें सारा बीएनएसएस जो पुलिस की जो प्रक्रिया है, कार्रवाई है, ये सारा निचोड़ है। जैसे 175 आप पढ़े, वो फिर 175 आ गया। बिना वारंट गिरफ्तारी आपको बताए हैं कि कैसे, कब पुलिस गिरफ्तार करेगी, कब पब्लिक गिरफ्तार करेंगे, कब मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकते हैं। तो बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति, अभियुक्त द्वारा गिरफ्तारी का प्रतिरोध करने पर आवश्यक बल प्रयोग करने की शक्ति, गिरफ्तारी के लिए घर में प्रवेश करने का अधिकार, धारा 44, सब में धारा लिखे हैं। 175 में विवेचना करने की शक्ति, बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति 35, और गिरफ्तारी में प्रतिरोध कर रहा है तो बल प्रयोग करने की शक्ति धारा 43। तो गिरफ्तारी के लिए घर में प्रवेश करने का अधिकार 44 बीएनएसएस, अभियुक्त को पकड़ने के लिए पीछा करने का अधिकार 45। यदि कोई अभियुक्त अपराध करके भाग रहा है तो आप पूरे भारत में पीछा उसका कर सकते हैं। अगर कोई हत्या करके, मुलजिम जौनपुर में हत्या किया और गाड़ी लेकर के भाग रहा है, तो आप उसका दिल्ली, हरियाणा जैसे जैसे भाग रहा है, आप पीछा करने का अधिकार आपको प्राप्त है। किस धारा के अनुसार? 45। गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी लेने का अधिकार धारा 49 बीएनएसएस। गिरफ्तार अभियुक्त से आक्रामक आयुधों को कब्जे में लेने का अधिकार धारा 50 बीएनएसएस। जैसे किसी आदमी को आप पकड़ते हैं, ये बेसिक पुलिसिंग है कि अगर जिसको आप पकड़ते हैं उसे तलाशी लीजिए। अगर आप पकड़ कर ले जा रहे हैं और उसके पास कोई आयुध है, कट्टा है, तलाशी नहीं लेंगे तो आप पकड़ के ले जा रहे हैं, उसके पास कट्टा बना रहेगा। तो बेसिक ज्ञान है कि अगर जिसे भी आप पकड़ते हैं तो आप उसकी नियमानुसार जमा तलाशी लीजिए। यदि किसी घर की
घर में पकड़ते हैं या घर में जा करके देखें, सामान को चेक करना हो तो उसकी खाना तलाशी लीजिए। तो ये है, अगर उसके पास कोई अवैध शस्त्र पाया जाता है तो आप उसकी एक फर्द बनाएंगे, ठीक ना, और वही गिरफ्तारी मेमो तैयार करेंगे। गिरफ्तारी मेमो का नीचे अभी दिखाएंगे हम प्रोफार्मा गिरफ्तारी मेमो कैसे भरा जाता है। तो उसकी जामा तलाशी लेकर के अवैध शस्त्र बरामद करेंगे और उसकी फर्द तैयार करेंगे, साथ में नए कानून के अनुसार उसकी वीडियोग्राफी भी करेंगे। अब ये गिरफ्तार अभियुक्त का शारीरिक परीक्षण चिकित्सक से कराने का अधिकार आपको अधिकार है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप नहीं कराएंगे, कुछ अभियुक्त हम लोगों को मिलते हैं कि पुरानी चोट है, पैर पहले से फ्रैक्चर है, अगर आप उसे गिरफ्तार किए और गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल नहीं कराते हैं और बिना मेडिकल के न्यायालय में भेज देते हैं, तो वहां अभियुक्त अपना चोट दिखाता है, तो चोट में भी लिखा जाता है। डॉक्टर के यहाँ जब मेडिकल कराएंगे, इसमें मैं मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाऊंगा आपको, जो फ्रेश चोट रहता है उसमें फ्रेश लिखा जाता है, ताजा चोट को फ्रेश लिखते हैं, और जो पुराना चोट रहता है उसमें डॉक्टर अपने मेडिको लीगल में पुरानी चोट दर्शाते हैं। तो ये गिरफ्तार अभियुक्त को मेडिकल परीक्षण कराने का अधिकार प्राप्त है। अपने अधीनस्थों द्वारा गिरफ्तारी कराने का अधिकार, हुक्म तहरीरी, अगर आप थानाध्यक्ष हैं, किसी मुलजिम को आप गिरफ्तार कर सकते हैं तो वो लिखित आदेश दे करके, हुक्म तहरीरी दे करके कि इस क्राइम नंबर में ये मुलजिम वांछित है, आप इसे गिरफ्तार करें, तो हुक्म तहरीरी का आदेश जैसे आपको मिलता है आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसे आपका विवेचना का क्लास चलाने का मुख्य उद्देश्य साहब का यह है कि आप जहां भी जाएं सह विवेचक नियुक्त होंगे। तो सह विवेचक नियुक्त होंगे तो जब आपको कानूनी जानकारी नहीं रहेगी तो आप इसमें कार्रवाई कैसे करेंगे। बाकी ये आपके सिलेबस का ये नहीं है विवेचना, लेकिन आप थाने पर जब जाते हैं तो आपको हमेशा, चाहे जितने बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ वर्किंग हैंड आरक्षी, मुख्य आरक्षी ही है। कप्तान साहब के ऑफिस में बड़ी पेशी में एक पेशकार साहब है, बाकी 10 या 8 आरक्षी मुख्य आरक्षी, तो सारे काम आपको करने हैं, इसलिए इसकी विधिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अब गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर 24 घंटे तक अपने अभिरक्षा में रखने का अधिकार, धारा 58। ये धारा कंपटीशनों में पूछी जाती है। जो भी कंपटीशन होते हैं, पुलिस के भी कंपटीशन में आते हैं, तमाम लड़के यूट्यूब पर प्रश्न करते हैं, एक उसका भी मैं क्लास बनाऊंगा अलग से, कि जो लड़के कंपटीशन में, तो ये पूछा जाता है कि अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो कितने देर तक अपने अभिरक्षा में रख सकती है। तो ये विवेचक को अधिकार है कि अगर किसी मुलजिम को पकड़ता है तो 24 घंटे तक अपने अभिरक्षा में रख सकता है, और विवेचना समाप्त कर सकते हैं। तो विवेचना की भी अवधि 24 घंटे है। कोई भी एफआईआर दर्ज होता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ आप उसकी विवेचना 24 घंटे के अंदर समाप्त कर दें। 24 घंटे के अंदर आप विवेचना समाप्त नहीं कर पाते हैं, तब उस अभियुक्त का रिमांड लेते हैं, या जमानती अपराध है तो जमानत को छोड़ देते हैं। अभियुक्त को जमानती अपराध में आपको जमानत पर छोड़ने का भी एक अधिकार प्राप्त है। तो ये अभियुक्त को 24 घंटे तक अभिरक्षा में रखने का अधिकार, अपराध से संबंधित अभिलेखों को निरीक्षण हेतु मांगने का अधिकार, जैसे हम लोग सीडीआर मांगते हैं या
कोई भी अभिलेख किसी सरकारी विभाग से या प्राइवेट विभाग से हम मांगते हैं तो धारा 94 की नोटिस दे करके उससे अभिलेख मांगते हैं, अवलोकन करते हैं और उसको केस डायरी का पार्ट बनाते हैं। तो ये हमें अधिकार प्राप्त है। संदिग्ध चोरी की संपत्ति को कब्जे में लेने का अधिकार, धारा 106। ये कार्रवाई बहुत कम होती है, इसको आप लोग समझ लेना। जैसे हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और हमें सूचना प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति जो है चोरी का सामान रखा हुआ है। ये एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं। चोरी का सामान रखा है, हम गए उसके घर चले गए, उसके घर वो सामान मिल गया। कोई नंबरी ऐसी चीज नहीं है, जैसे मोटरसाइकिल है तो उस पर नंबर है, इंजन नंबर है, चेसिस नंबर है, उससे हम चेक कर लेंगे कि ये किसका है। मौके पर हम जांच करते हैं और जिसके पास से बरामद हुआ है वह व्यक्ति यह नहीं बता पा रहा है कि हमारा है। जब उसका नहीं है तो जरूर चोरी किया हुआ है, लेकिन हम उस जांच के दौरान ये भी नहीं साबित कर पा रहे हैं कि कहां से चोरी हुआ या किसका चोरी हुआ। तो ऐसी स्थिति में धारा 106 के तहत फर्द बना करके कब्जे में लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे हुए, पीतल के बर्तन चुरा करके कोई रख दिया, लोहा चुरा करके रख दिया। हम गए, जा करके उससे बातचीत किए कि ये पीतल का बर्तन कहां से तुम्हारे पास आया? 20 ठो परात रखा है, 10 ठो हंडा रखा है। तो वो कह रहा है कि साहब है साहब, कुछ बता नहीं पा रहा। तो अब वो हम परात को कैसे कहेंगे कि ये चोरी हुआ? हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है किसका चोरी हुआ, चाहे उसको साबित भी नहीं कर सकते कि नहीं इस पे कोई नंबर है जिससे हम साबित कर दें कि ये फला व्यक्ति का है। तो उस संपत्ति को फर्द बना करके धारा 106 बीएनएसएस के तहत हम कब्जे में लेंगे और उसको जमानत मुचलके पर छोड़ देंगे और इस संपत्ति को ले आकर के जीडी में दाखिल करेंगे और उसकी जांच करेंगे। अगर कहीं से ये चोरी होना पाया जाता है तो फिर चोरी का मुकदमा लिखवा करके और उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और अभियुक्त संदिग्ध से पूछताछ करने का अधिकार, इसमें 180 में वादी का बयान और अन्य लोगों के गवाहों के बयान दर्ज होते हैं, ठीक ना। मकान की तलाशी लेने का अधिकार, धारा 185 बीएनएसएस के तहत मकान की तलाशी लेने का अधिकार प्राप्त है विवेचक को। गिरफ्तार अभियुक्त का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड का अधिकार प्राप्त, धारा 187। रिमांड एक क्लास है। रिमांड के बारे में जानते हो? कितने लोग जानते हो रिमांड? अरे रोज पिक्चर में रिमांड पर लेते हैं, पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेते हैं। तो रिमांड कितने प्रकार का होता है? रिमांड 2 प्रकार का होता है, इसका अलग क्लास चलाएंगे। एक न्यायिक अभिरक्षा रिमांड होता है, एक पुलिस कस्टडी रिमांड होता है। ये देता कौन है? न्यायिक मजिस्ट्रेट भी देते हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी देते हैं। तो रिमांड ये पुलिस का शब्द है, आपको जानकारी होना चाहिए। रिमांड जब भी कोई अभियुक्त हम गिरफ्तार करते हैं, 24 घंटे के अंदर विवेचना समाप्त नहीं हो पाती है तो एक रिमांड फार्म होता है पुलिस के पास, ठीक ना। उस प्रोफार्मा में एफआईआर की कॉपी और मुलजिम के दाखिला की नकल रपट और रिमांड शीट भर करके न्यायालय में ले जाते हैं। तो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को जेल भेजने के लिए न्यायिक अभिरक्षा रिमांड की स्वीकृति की जाती है। ये सामान्य मुकदमों में अधिकतम 14 दिन 15 दिन तक देते हैं, इससे कम भी देते हैं। ये उनके स्वविवेक पर है। इसको आप नहीं कह सकते कि आपने 14 दिन क्यों दिया और 3 दिन क्यों दिया। इसका एक अलग से आपको रिमांड का क्लास हम बताएंगे जो है। दूसरा, न्यायालय में बयान देते समय स्मृति ताजा करने का
अधिकार। अगर विवेचना आप किए हैं, जैसे हम 10 साल पहले मिर्जापुर में तैनात थे, किसी मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन किए और हमारा कोर्ट में जीरा बहस होने लगा, तो हम उस केस डायरी को देख करके अपनी स्मृति ताजा कर सकते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों का निगरानी करने का अधिकार, ये अभी पुलिस रेगुलेशन में पढ़ाएंगे। निगरानी जो हिस्ट्री शीटर की निगरानी और संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी, तो ये पैरा कौन सा है? 236। संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वस्तु की कार्रवाई शिनाख्त। अगर कोई व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति जो है अपराध किया है और उसकी हुलिया देख करके वादी पहचान सकता है, तो इसमें कार्रवाई शिनाख्त की प्रक्रिया कराई जाती है। विवेचना में विशेषज्ञ का अभिमत प्राप्त करने का अधिकार। जब भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो कानूनी सलाह आप ले सकते हैं। एसपीओ, पीओ, एसपीओ न्यायालय में होते हैं, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। विवेचना के दौरान अभियुक्त का अधिकार। विवेचना के दौरान अभियुक्त भी अपना पक्ष रख सकता है। किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख गया, जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा है वो व्यक्ति विदेश में है या कहीं बाहर है, वो दिखा रहा है कि मैं इस टिकट से यहाँ पे गया हूँ, मैं वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में हूँ और मेरे मोबाइल का लोकेशन है, तो आप उसकी बात को भी आप सुनेंगे, ठीक ना। विवेचना के दौरान साक्ष्य को प्राप्त करना। घटना स्थल के संबंध में मौखिक, लिखित, भौतिक साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को एकत्र करना। अब विवेचना की प्रक्रिया जो कानून की किताब में लिखा है, इसको क्लास को बनाने और बताने का उद्देश्य दो है। एक तो जो कानून की किताब में भाषा लिखा गया है उसे पढ़ेंगे आप तो समझ में नहीं आता है। जैसे ये लिखा है, यदि थाने के भारसाध्यक्ष अधिकारी को इतिला प्राप्त हो, अब इसको हिंदी में सूचना प्राप्त हो। इतिला का मतलब सूचना। अब इसको अगर आप डिफाइन कर लेते हैं तो आप समझ जाएंगे। सूचना प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है, जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 175 के अधीन वह सशक्त है। कहां शक्ति प्राप्त हुई? अब जैसे ये डाल दिया यहां पे, अन्वेषण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं और दे दिया कि 175 के अधीन। तो 175 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि 175 में अन्वेषण करने की शक्ति, इसलिए ऊपर 175 पढ़ाया गया है। तो वह अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा, ठीक ना। जो भी एफआईआर पंजीकृत होती है वो एफआईआर तत्काल संबंधित न्यायालय में भेजी जाती है। तत्काल के मतलब कि आज पंजीकृत हुआ और कल वो न्यायालय में 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा। ऐसे पंक्ति का न होगा जिसे राज्य सरकार साधारणतया या विशेष आदेश द्वारा निमित्त विहित करे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संज्ञेय अपराध पंजीकृत होता है तो थानाध्यक्ष या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ को भेजेगा। अब ऐसे अधिकारी को न भेजे जिसे विवेचना का अधिकार प्राप्त ही नहीं है।
अगर एफआईआर पंजीकृत हो गया और विवेचना के लिए सिपाही को भेज देंगे तो सिपाही को अधिकार ही प्राप्त नहीं है। तो संज्ञेय अपराध पंजीकृत होने पर या तो वो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ को भेजेगा। परंतु जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इतला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उनका नाम देकर की गई हो और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे। ये बहुत पुरानी प्रक्रियाओं में था कि कुछ मामलों की विवेचना नहीं की जाती थी। नक्शा में हमारे यहां लिखा जाता है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, तफ्तीश अदम तफ्तीश। तो कुछ ऐसे मामले होते थे पहले जो छोटे मामले होते थे, जिनमें थानाध्यक्ष को यह विवेक पर था कि वो चाहे तो अन्वेषण नहीं कर सकता है। तो यहां ये शब्द लिखा गया है, इसको बड़ी गंभीरता से पढ़िए आप लोग, कि तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे। अब दूसरा है, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह उस मामले का अन्वेषण न करेगा। ठीक ना? कुछ मामले ऐसे होते हैं जो झूठा होता है, तो मुकदमा लिखने पर 3 विवेचना की कार्रवाई होती है। कोई घटना की एफआईआर पंजीकृत हुआ, आप अन्वेषण करने के लिए गए, मामला सही पाया गया, पर्याप्त साक्ष्य है, आप उस मामले में माननीय न्यायालय को पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र प्रेषित करेंगे। कोई एफआईआर पंजीकृत हुई, आप घटना स्थल पे गए, घटना तो घटित हुई है लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। आप वैसे मामलों में फाइनल रिपोर्ट भेजते हैं, सीएस और एफआर। आरोप पत्र का को सीएस कहते हैं, चार्जशीट कहते हैं, और फाइनल रिपोर्ट एफआर कहते हैं। तो ये पुलिस की भाषा है, और पुलिस रिपोर्ट में ये दोनों समाहित है। और तीसरा एक कंडीशन होता है एक्सपंज करने की। घटना एक्सपंज का मतलब कि घटना घटित ही नहीं हुई है, झूठा एकदम लिखा गया। आप यहां क्लास में हैं और कोई आपके गांव में लिखा दिया कि राजेश जो है हमारा मोबाइल छीन लिए या हमको घर में घुस के मारे पीटे। ऐसे मामले में घटना क्या होगी? एक्सपंज होगी। आप पुलिस में भर्ती हैं, आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मोबाइल भी है, आप सीसीटीवी कैमरे में भी हैं, तो घटना घटित ही नहीं हुई। तो विवेचना का 3 परिणाम होता है। कौन कौन सा? सीएस, एफआर, एक्सपंज। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो अगर थाने के भारसाधक अधिकारी को लगता है कि इसमें अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो नहीं करेगा। परंतु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में पीड़ित का कथन पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर यथासाध्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। अभिलिखित का मतलब लिखित किया जाएगा, बयान दर्ज किया जाएगा। अब जो शब्द आते हैं इसमें,
कोई भी लड़का खड़ा होकर पूछ सकता है जो इसमें शब्द है और उसकी भाषा को न समझ में आए तो। केवल ये कानून इस बात के लिए कठिन है, सामान्य आदमी इसलिए नहीं जान पाते हैं कि इन शब्दों के अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें। बहुत हम लोग पढ़ते थे तो कोई विवेचना या कानून कोई हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री नहीं है। हम लोग पढ़ते थे तो बताते थे टीचर, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री, जियोमेट्री। तो विवेचना इतना कठिन नहीं है, ठीक ना। कोई इसमें इतनी बड़ी चीजें नहीं है। बस ये है कि आप एक बार समझ जाएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तो अगर महिला का बयान दर्ज होगा तो या तो उसके घर पर होगा, उसके संरक्षक की उपस्थिति में होगा। ये कानूनी प्रावधान बनाया गया है। और ऐसा कथन किसी श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी फोन है के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा। जो भी महिला के बलात्कार के संबंधित मामले हैं, विवेचना है, इन्वेस्टिगेशन है, महिला का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और उस बयान की वीडियोग्राफी की जाती है। वीडियोग्राफी करने के बाद उसकी सीडी बनाई जाती है और सीडी को सर्वमोहर कर केस डायरी के पार्ट बनाया जाता है। जो बयान लिया गया उसको लिखा जाएगा, उसकी सीडी बनाई जाएगी और केस डायरी का पार्ट बनाया जाए। ये विशेष महिला संबंधी अपराधों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। अब 2 उपधारा 1 के पहले परंतु के खंड का, अब यही उलझा देता है। यही सब चीजें आप पढ़ोगे तो कहोगे अरे यार ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु के खंड ख और खंड का में उलझ जाते हो। तो इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, आखिर कोई लिखा ही ना है। तो में वर्णित दशाओं के प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उसके द्वारा उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा। यदि कोई विवेचना नहीं करते हैं जो ऊपर लिखा है तो आप उसका कारण लिखेंगे और मजिस्ट्रेट को पाक्षिक दैनिकी डायरी को भेजेगा। उक्त परंतुक के खंड ख में वर्णित दशा में अधिकारी सूचना को यदि कोई हो ऐसी रीत से जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए भी तत्काल अभिसूचित करेगा। अब पॉइंट 3, किसी ऐसे अपराध के जो 7 वर्ष या अधिक के लिए दंडनीय बनाया गया है के होने से संबंधित प्रत्येक इत्तला की प्राप्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी ऐसी तारीख से जो इस संबंध में तत्काल 5 वर्षों की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए। अपराध में न्याय संबंधी साक्ष्य संग्रहण करने के लिए न्याय संबंधी दल को अपराध स्थल पर भेज सकेगा और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी बनाई जाए। अब ये किताब में नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसका आसान भाषा में आप जानिए कि यदि कोई अपराध ऐसा है जिसकी सजा 7 वर्ष है या 7 वर्ष से अधिक है, ऐसे अपराध के घटित होने पर ये अपराध जो दल लिखा गया है, ठीक ना, न्याय संबंधी दल, इसका मतलब होता है फील्ड यूनिट। हम लोगों के यहाँ एक फील्ड यूनिट की गाड़ी है, उसमें भौतिक साक्ष्य कलेक्ट करने की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। एक स्कॉर्पियो यहीं बगल में खड़ी रहती है, उसमें कैसे अंगूठे का निशान लिया जाएगा घटना स्थल से, घटना स्थल को सुरक्षित किया जाता है। कोई भी घटना घटित होती है बड़ी
तो अभी आगे आपको बताएंगे। सबसे पहला काम है, अगर आप घटना की सूचना पर पहले पहुंचते हैं तो घटना स्थल की सुरक्षा करना, घटना स्थल को सुरक्षित बनाए रखना, जैसे है जो स्थिति जहां है वैसे किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देने। तो ये नया प्रावधान बनाया गया है, ये पहले नहीं था कानून में। ये नया प्रावधान जोड़ा गया है कि अगर 7 साल या उससे ऊपर के सजा वाले मामले में घटना स्थल पे फील्ड यूनिट अनिवार्य रूप से जाएगी। तो इसके साथ एक और डॉग स्क्वाड भी जाता है। अभी तो यहां डॉग नहीं है। पब्लिक में कई बार हम लोग देखे, घटना होती है, चोरी की घटना हो गई या बड़ी घटना हो गई, तो पब्लिक मांग करती है कि साहब डॉग नहीं आया, डॉग नहीं आया। तो डॉग की भी सिखलाई होती है पुलिस विभाग में, जैसे आप लोगों की सिखलाई होती है। उनका प्रशिक्षण होता है और उनको उसमें भी अलग अलग तरीके के डॉग होते हैं। कुछ क्राइम के डॉग होते हैं, कुछ विस्फोटक के डॉग होते हैं, उनकी अलग अलग सिखलाई होती है। तो इस बिंदु का मतलब कि 7 वर्ष तक के सजा या उससे ऊपर के सजा के मामले में फील्ड यूनिट या विशेष दल वहां घटना स्थल से साक्ष्य को एकत्र करेगा। परंतु जहां ऐसे किसी अपराध के संबंध में न्याय संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार जब तक उस मामले के संबंध में सुविधा नियोजित नहीं हो जाती है, राज्य द्वारा नहीं की जाती है, अन्य राज्य सरकार से ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित कर सकेगा। ठीक है। 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच की अनिवार्यता है। ये बिंदु यही कह रहा है, धारा 176(3) के तहत ये होगा। अब ये था कानूनी प्रक्रिया जो कानून के किताब में लिखा है, धारा 176। अब प्रैक्टिकल में कैसे होता है इन्वेस्टिगेशन? प्रैक्टिकल में थाने पर आप जाएंगे तो कैसे मिलेगा जो है, ठीक ना? तो सबसे छोटा इकाई है, पहली एफआईआर, छोटी एफआईआर जो होती है, गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी। अगर किसी थाने पर 100 एफआईआर दर्ज है तो उसमें 60 या 70 इस प्रकृति की एफआईआर दर्ज होती है। 60 या 70। अगर केवल मारपीट का आप इन्वेस्टिगेशन सीख जाते हैं, धमकी का इन्वेस्टिगेशन जान जाते हैं, तो एक थाने की 70% इन्वेस्टिगेशन आपको। अब इसमें जो प्रैक्टिकल में होती है, थाने पर एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन 60 से 70% मामले मारपीट के आते हैं, गाली गलौज, मारपीट, धमकी। इसकी विवेचना अगर आप कर लेते हैं तो 70% आप मामलों को जो है निस्तारित कर लिए। अब इसमें होता क्या है, सूरज लगाओ जरा पीडीएफ। इसमें जब भी थाने पर एफआईआर दर्ज होता है तो एफआईआर में ही लिखी जाती है, एफआईआर की जीडी जो लिखी जाती है उसमें जीडी में लिखा जाता है कि यह विवेचना किसको दी गई, विवेचक को। तो ये होता है केस डायरी। जीडी को कहते हैं रोजनामचा और केस डायरी को कहते हैं रोजनामचा खास। तो ये है केस डायरी, जो भी विवेचक काटते हैं ये ऑनलाइन कटती है। पहले ये केस डायरी ऑफलाइन थी, 2 प्रतियों में काटा जाता था। इसका पुलिस पत्र संख्या 342 होता था, 2 प्रति में काटा जाता था।
पहली प्रति मूल जो है न्यायालय को जाती थी और दूसरी प्रति कॉपी में लगी रहती थी विवेचक के पास। लेकिन ये प्रक्रिया बंद हो गई है। अब ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है CCTNS पर। तो जो भी आपको FIR मिलती है, अगर आपको विवेचना मिलती है, आपको यानी विवेचक को, तो FIR की कॉपी मिलती है और GD की कॉपी मिलती है। दो चीजें आपको मिलेगी। उसके बाद आप जो है उसका केस डायरी कितना करेंगे। अब ये केस डायरी में पर्चा फर्स्ट होता है, CD फर्स्ट लिखा है ऊपर। पहला CD काटा जाता है जिस डेट में केस डायरी नंबर फर्स्ट, ठीक ना। ये प्रकरण दैनिकी पूरक। अब यहां क्या लिखा रहेगा, FIR नंबर। जिस FIR की विवेचना आपको मिली है वो FIR नंबर, ये क्राइम नंबर कौन सा है, 444। ये दिनांक, ठीक ना, जिला, थाना, ठीक ना, जनरल इंफॉर्मेशन, ये दैनिकी तैयार करने का दिनांक, ये किस तारीख को आप जो है CD काट रहे हैं। ये CD 4/11/2025 को काटा गया है। अब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करने का समय 13:30 पर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया है। इन्वेस्टिगेशन समाप्त करने का समय, स्थानों का दौरा किया गया, माने किस स्थान पे आप इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जो है, और मुकदमा विवरण। अब इसमें क्या क्या आपने कार्रवाई किया है। मुकदमा का विवरण माने जो आपको FIR मिली है उसका विवरण आपने लिखा है। नकल चिट, जो FIR मिली है उसका आपने नकल कर दिया। अवलोकन नकल रपट, जो GD अंकित होती है वो नकल रपट उसको कहते हैं। तो अवलोकन नकल रपट, अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट, बयान FIR लेखक, वादी मुकदमा की तलाश। तो ये केस डायरी काटने का तरीका होता है। जब भी आपको मुकदमा मिलेगी तो ये केस डायरी का ये पहला ये भरेंगे, ठीक ना, और उसके बाद इसमें जो है उसका नाम पता लिखेंगे। ये देखो, मुकदमा का विवरण, मुकदमा अपराध संख्या, धारा, घटना का दिनांक, घटना सूचना का दिनांक, घटना का समय, सूचना का समय, ठीक ना, घटना स्थल, ये सारी चीजें, वादी का नाम पता और अभियुक्त का नाम पता इसमें अंकित किया जाएगा। ये समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। बाकी लोगों को नहीं आया? हाँ? तो ये चूंकि जब FIR मिलेगी तो आपको ये CD फर्स्ट काटना है। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या मिला, FIR मिला, तो नकल चेक करेंगे। दूसरे में GD की नकल रपट करेंगे। तीसरे में जो FIR दर्ज करता है, FIR लेखक का बयान दर्ज करेंगे। चौथा आ जाएगा कि आप तत्काल अपने थाने से घटना स्थल पे जाएंगे। अब घटना स्थल पे कौन मिलेगा? वादी मिलेगा। तो कभी कभी जो टेक्निकल चीजें रहती हैं तो आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है। जैसे झूठी FIR है तो आप उसका वीडियो बना लीजिए। FIR में लिखा रहेगा कुछ, बताएगा कुछ, तो आप उसका वीडियो भी बना लीजिए ताकि आपको चीजों को कहने के लिए आसान हो जाए कि नहीं इसने गलत लिखाया है। अब ये जो है लिखा क्या जाता है शुरू में, निवेदन है कि मुकदमा उपरोक्त थाना स्थानीय पर पंजीकृत होकर विवेचना हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के मुझे उप निरीक्षक को सुपुर्द होगी। थाना कार्यालय से नकल चेक, नकल रपट, मेडिकल और मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन
किया जाए। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो आपके समझ से परे हो। सबसे बड़ी बात है कि आपको देखने को ही ये नहीं मिलता है। सिपाही को एफआईआर या इन बिंदुओं को न कोई बताता है, न सिपाही जानना चाहते हैं। दोनों कंडीशन है। एक तो विवेचना का अधिकार उनको प्राप्त नहीं है, फिर वही कंडीशन, जिसको दिया जाता है वो समझ नहीं पाता है। तो इसमें कोई ऐसी कठिन चीजें नहीं है, सब सामान्य चीजें हैं। जो ऊपर भरा जाएगा वो एफआईआर में दर्ज ही है। जो नकल चीक करेंगे वो एफआईआर को ही ले आकर के आपको, अब तो कट कॉपी पेस्ट का जमाना है। ये पूरी बात बताने का एक और उद्देश्य है, ये आपके दिमाग से एक बार चल जाए। मेमोरी दो प्रकार की होती है जैसे कंप्यूटर की, एक रैम होता है, एक रोम होता है। कंप्यूटर में होता है ना, एक अस्थाई एक अस्थाई। जैसे हम बता रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजों को आप सीख लो, नहीं सीखे हो, लेकिन एक बार सुने रहोगे जो है तो वो चीजें आपके दिमाग में बनी रहेगी कि हम ये चीज सुने थे क्लास में। तो इसलिए इन सब चीजों को जो है बारीकी से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये लिखा गया कि थाना पर मुकदमा पंजीकृत होकर के थाना प्रभारी के आदेश के क्रम में विवेचना हमको मिली और ये कागजात मिले, इसका अवलोकन किया जा रहा है। अब देखिए जो एफआईआर है वो यहाँ पे अवलोकन नकल चिक। अब नकल चिक का मतलब जो एफआईआर में लिखा गया है वो चीजें आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब लिखना भी नहीं है हाथ से, अब कंप्यूटर का जमाना है, कट कॉपी पेस्ट का जमाना है। जो एफआईआर में आप टाइप किए हैं ये लिखने, ये जो भी किता किया जाता है ये विवेचक का अधिकार है। तो ये कट कॉपी पेस्ट का जमाना है। जो चिक काटी गई है वो विवेचना में यहां नकल चिक कर दिया जाता है। अब अगला पॉइंट आएगा नकल रपट। नकल रपट में जो चीजें आप जीडी में लिखे हैं उसको अवलोकन नकल रपट में आप पेस्ट कर देंगे। तीसरा, बयान एफआईआर लेखक। जिस एफआईआर लेखक ने बयान लिया है उसका नाम, पीएनओ नंबर, उसका अस्थाई पता आप अंकित करके उससे बयान लेंगे तो बताएगा कि श्रीमान जी दिनांक कितने को मैं कार्यलेख पर तैनात था, वादी के तहरीर के आधार पर मैंने इस मुकदमे को कंप्यूटर द्वारा पंजीकृत किया हूं। उसका बयान यही है, बयान एफआईआर लेखक हो गया। उसके बाद आप थाने से प्रस्थान करेंगे, घटना स्थल पे जाएंगे। घटना स्थल पे जो सूचना देने वाला है वादी मिलेगा, वादी का बयान लेंगे तो जो एफआईआर दर्ज कराया है वो उसका बयान हो जाएगा। बयान आपके है ही है। अगर कोई नई चीज बताता है, एफआईआर से भिन्न चीज बताता है, तो ये नहीं कि तुम एफआईआर ये लिखे हो और बयान ये दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो घटना स्थल पे गए हैं, वादी के पास गए हैं बयान लेने के लिए, विवेचना के दौरान गए हैं, तो जो वादी कह रहा है उसकी सारी चीजों को जो है आप नोट कर लीजिए, बयान वादी कर लीजिए। फिर वादी के निशानदेही पर, अब निशानदेही क्या है, एक शब्द आएगा वादी के निशानदेही। निशानदेही का मतलब जहां बताया वो, जो दिखाया वही निशानदेही शब्द है। वादी के निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे, नक्शा नजरी बनाएंगे, जो ऊपर मैंने बताया नक्शा नजरी बनाने का तरीका, किस स्थान पर हम थे, किधर से अपराधी आया, किस चीज से मारा पीटा, लाठी डंडे से मारा पीटा। अगर लाठी डंडा वो कहीं पड़ा हुआ है वहीं पे, कभी कभी होता है कि मार पीट के लोग भाग जाते हैं, डंडा फेंक देते हैं वहीं, तो जब वादी जाएगा तो बताएगा कि साहब इसी लाठी से उस लाठी को जो है आप फर्द बना करके कब्जे में ले लीजिए।